हाँ तो बच्चों, आजकल के आगे आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा प्रारंभ का टॉपिक। और प्रारंभ क्या क्या जितना भी है लगभग लगभग थ्योरी का ही है। उसके बाद में कल जिसको मैं यूट्यूब पर डालूंगा या वो टॉपिक अपना डेरिवेशनल रहेगा। आज का पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? यहां मैं एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करके चल रहा हूं कि यह एक संपूर्ण कोई विद्युत क्षेत्र निर्मित है। जो मैंने ये आयताकार भाग बनाया, यह एक भाग विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मैं इस विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक इकाई धन आवेश उपस्थित कर दूं, किसी भी इकाई धन आवेश को लेकर आऊं या इकाई धन आवेश इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित रहे, तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर क्या लगेगा? एक बल का मान। क्यों? क्योंकि अपन ने कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? F/Q0। या परिभाषा भी क्या थी? इकाई धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आरोपित बल का मान। इकाई धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आरोपित बल का मान क्या कहलाता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से F का मान निकालें तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q0E वेक्टर के रूप में ले लिया जाए। तो जैसे ही हम किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं तो आवेश को रखने के कारण विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगाया जाता है। आवेश पर क्या लगाया जाता है? एक बल लगाया जाता है। तो बल के कारण हमेशा क्या होती है? गति। तो ये आवेश किसी ना किसी दिशा में गति करेगा। हो सकता है ये आवेश इस दिशा में गति करे, हो सकता है ये आवेश इस दिशा में गति करे, हो सकता है आवेश इस दिशा में गति करे, हो सकता है आवेश इस दिशा में गति करे। यानी आवेश स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेगा? गति। आवेश के द्वारा निर्मित इस पथ को ही विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। क्योंकि कल मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा आवेश पर आरोपित बल की दिशा में होती है। या फिर यहां से देख के चल सकते हैं अपन, E बराबर F/Q0। तो विद्युत क्षेत्र का मान आ रहा है बल बटे आवेश। आवेश एक अदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई? बल की दिशा में। और यहां बल जिस दिशा में लगता है गति भी उसी दिशा में होती है। तो जिस दिशा में गति हो रही है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत क्षेत्र को। तो विद्युत क्षेत्र की रेखा होती है, इसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। परिभाषा के तौर पर इसको कैसे लिख सकते हैं? परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का उपस्थित होना आवश्यक है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई धन आवेश, कौन सा आवेश लेके चलेंगे? इकाई धन आवेश प्लस का 1 कूलम आवेश लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? प्लस का 1 कूलम। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई धन आवेश जिस पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, जिस पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, जिस पथ पर चलता है, उस पथ से निर्मित रेखा को विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा। ये तो एक सिंपल सी परिभाषा होगी विद्युत बल रेखा की। तो क्या परिभाषा बनती है? इकाई धन आवेश या इकाई धन आवेश को कह सकते हैं परीक्षण आवेश। इकाई धन आवेश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। कौन सी बल रेखा कहते हैं बेटा? विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। यहीं पर आगे का जो टॉपिक बनता है वह है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इनके क्या क्या गुण उपस्थित रहते हैं, तो उन गुणों का थोड़ा सा अध्ययन और थोड़ा सा अवलोकन यहां करेंगे। विद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, जैसे मैं एक जनरली एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं क्योंकि हम चुंबक को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि चुंबकीय बल रेखा में चुंबक काम में लिया जाएगा और विद्युत बल रेखा में आवेश काम में लिया जाएगा। मैं छोटा सा एक पॉइंट रखूंगा। हमने कई बार चुंबक को देखा होगा जिसमें एक छड़ चुंबक भी होगी, एक वृत्ताकार पथ की चुंबक भी होगी, एक यू आकार की चुंबक भी होगी। विभिन्न प्रकार की आकृतियों की चुंबक को देखा होगा। उन पर लिखा भी रहता है चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और एक सिरा कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव।
ये चीज हम देख चुके होते हैं। अब इस चुंबक के पास यहां पर किसी लोहे के बुरादे को, कोई चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए, चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए, तो चुंबक का ये ध्रुव इस चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करेगा, आकर्षित। बीच में हाथ लगा करके देखो, क्या यहां पर कोई वस्तु या भौतिक राशि या किसी प्रकार का बल हमें अनुभव आता है, अनुभव में आता है, ऐसा महसूस होता है कि बीच में यहां पर कोई बल लग रहा है? नहीं होता। इसका मतलब यहां अगर कोई बल महसूस नहीं हो रहा, किसी का अनुभव ही नहीं हो रहा, तो ये जो बल रेखा बन रही है, ये बल रेखा कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक। क्योंकि दो राशियों के बारे में अपन पढ़ के आते हैं, एक भौतिक होती है और एक काल्पनिक होती है। भौतिक राशि भी होती हैं जिन्हें छुआ जा सके, स्पर्श किया जा सके या महसूस किया जा सके, और काल्पनिक राशियां भी होती हैं जिन्हें ना तो छुआ जा सके, ना महसूस किया जा सके, ना स्पर्श किया जा सके। जैसे कि यहां इस ध्रुव के द्वारा, चुंबकीय ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित किया जाता है, हम उसे महसूस नहीं कर सकते। अब वही पॉइंट यहां पे है, जब ये चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक है, तो विद्युत बल रेखाओं के गुण में, विद्युत बल रेखाओं के गुण, इसमें सबसे पहले विद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक। विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी बेटा, काल्पनिक। पहला पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, जिसका पहला गुण है, यानी कि विद्युत बल रेखाओं को अपन महसूस नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट यहां पर बात करके चलें कि विद्युत बल रेखा हमेशा कौन से आवेश से निकलेंगी, धन आवेश से, धन आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। और फिर जब ये धन आवेश से निकलती है तो प्रवेश किसके अंदर करेंगी, ऋण आवेश के अंदर। धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में समाहित होती हैं, ऋण आवेश की ओर जाती हैं। धन आवेश से बाहर की तरफ जाती हैं और ऋण आवेश से अंदर की तरफ आती हैं। तो ऋण आवेश में अंदर की तरफ आती हैं, यानी कह सकता हूं कि धन आवेश से बल रेखाएं किधर जाएंगी, बाहर की तरफ, और ऋण आवेश से बल रेखाएं किधर जाएंगी, अंदर की तरफ। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं यहां से बनाना चाहूं, तो तीसरा पॉइंट ये कि किसी भी जगह पे, ये मैं एक बल रेखा लेके चलता हूं, कोई भी विद्युत बल रेखा, इसके किसी भी जगह पे मैं स्पर्श रेखा खींचू, एक इस ए पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची, ये दूसरा बी बिंदु है, बी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, ये तीसरा सी बिंदु है, सी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची। तो जिस किसी बिंदु पर बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या खींच दी जाए, स्पर्श रेखा, तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ए बिंदु पर लिया तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, यहां इस तीर की दिशा में से स्पर्श रेखा की दिशा में। बी बिंदु पर लिया तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां इस तीर की दिशा में स्पर्श रेखा की दिशा में हो जाएगी। सी बिंदु पर लिया तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा सी बिंदु से निकलने वाली स्पर्श रेखा की दिशा में हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट यहां बन जाता है, क्या बन जाता है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या खींच दी जाए, स्पर्श रेखा, तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। एक और है आगे चौथा पॉइंट, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, मान के चल रहा हूं दो बल रेखाएं काटती हैं, एक विद्युत बल रेखा तो ये रही और एक विद्युत बल रेखा ये रही, ये दो बल रेखा एक दूसरे को काट दिया, मान के चला मैं। तो अब देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचता हूं मैं, पहले एक नंबर वाली बल रेखा ये रही और दो नंबर वाली बल रेखा ये रही, मान लिया मैंने। तो एक नंबर वाली बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचू तो ये हो जाएगा E1, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। जब दो नंबर वाली पर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो यहां ये हो गया E2, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। यानी कि जो ये कटान बिंदु है, इसको O बिंदु कह देता हूं, कटान बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो गई, दो।
यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी हो जाती हैं? 2। अब किसी एक स्थान पर एक ही पोजीशन में एक ही अवस्था में विद्युत क्षेत्र दो अलग अलग व्यवहार या दो अलग अलग दिशाएं प्रदर्शित करे, ऐसा संभव नहीं है। तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, और जब दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, अर्थात या इसका कारण लिख सकते हैं बल रेखाएं नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो सीधा पॉइंट बन जाता है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं हो जाएंगी, और जो कि संभव नहीं है। ये पॉइंट हो गया अपना 4। आगे पॉइंट नंबर 5, जो कह सकते हैं समान प्रकृति। कैसी प्रकृति? समान प्रकृति के आवेशों की बल रेखाएं, अगर दो प्लस प्लस के आवेश हों और चाहे दो माइनस माइनस के आवेश हों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में बल रेखाएं खींची जाएं, जैसे मैं बनाना चाह रहा हूं, एक प्लस का आवेश यहां पर है, एक प्लस का आवेश यहां पर है, तो एक बल रेखा यहां से ऐसे निकलनी चाहिए और इस आवेश से बल रेखा ऐसे निकलनी चाहिए, क्योंकि धन आवेश से बल रेखा बाहर की ओर जाती है, तो इस धन आवेश से बल रेखा ऐसे बाहर की ओर जाएंगी चारों तरफ, इस प्रकार से। इसी प्रकार से इस धन आवेश से बल रेखा चारों तरफ जाएंगी, तो ये बल रेखा और ये बल रेखा, इन दोनों बल रेखाओं की दिशा एक दूसरे के कैसी हो जाएगी? विपरीत। और विपरीत हो गई तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे, और ये बल रेखाएं इस प्रकार से मुड़ जाएंगी, नीचे भी मुड़ सकती हैं, और ये बल रेखा यहां से ऊपर भी मुड़ सकती हैं। अर्थात दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। आगे कह सकता हूं असमान, इस प्लस की जगह पर माइनस आवेश भी लिया जा सकता है, बस ये विद्युत बल रेखा के तीर का चिन्ह या विद्युत बल रेखा की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अभी जो मैंने दिशा बाहर की ओर लगाई है, ये तीर का चिन्ह कहां लग जाएगा? अंदर की ओर। अब मैं 6वां पॉइंट कह रहा हूं, दो समान प्रकृति के आवेश लिए जाएं, तो 6वें पॉइंट में समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण बल लग गया। 6वें पॉइंट में कह रहा हूं असमान प्रकृति के आवेश लिए जाए, एक प्लस का ले लिया जाए और एक किसका ले लिया जाए? माइनस का। तो प्लस से बल रेखा निकलेगी और माइनस में बल रेखा चली जाएगी, यानी प्लस से बल रेखा निकलेगी बाहर की तरफ और माइनस पे कहां चली जाएगी? अंदर की तरफ। एक बल रेखा मान लो यहां से ऐसे निकल रही थी और यहाँ पे ऐसे आ रही थी, तो ये बल रेखा अपनी दिशा को इस प्रकार से परिवर्तित कर देगी। ऐसे यहां से जो बल रेखा वो इस प्रकार से परिवर्तित कर देंगी। तो जब असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य बल रेखाएं खींची जाएं, तो विद्युत बल रेखाएं बंद लूप के रूप में बनने की प्रकृति रख सकते हैं, यानी प्लस से कहां पे पहुंच जाएंगे? वो माइनस पर। प्लस से कहां पहुंच जाएंगी? माइनस पे। बंद लूप कहना तो खैर गलत है, लेकिन प्लस से माइनस पे पहुंच जाएंगे, अर्थात दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में हमेशा कौन सा बल लगेगा? आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। तो यहां विद्युत बल रेखाएं क्या है? वापस से परिभाषित कर दूं। नंबर 1 विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया वक्र, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया वक्र या खींचा गया काल्पनिक वक्र, जिस पर इकाई धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। इसके गुण आपके सामने 6 गुण मैंने बताए। नंबर 1 ये कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। नंबर 2 धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के अंदर की ओर निकलती हैं। नंबर 3 विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर क्या खींच दी जाए? स्पर्श रेखा, तो वहां उस बिंदु पे स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 4 दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। 5वां पॉइंट जो लिख सकते हैं इसको, चौड़ाई के अनुदिश विद्युत बल रेखाएं फैलने की प्रकृति रखती हैं, अर्थात समान आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है। या यूं लिख सकते हैं, दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य की बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, फैलती हैं, अतः समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है। अगला लिख सकते हैं 6वां पॉइंट, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, कैसी प्रकृति के? विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य में बल रेखाएं एक दूसरे को
खींचती हैं या एक दूसरे को सिकुड़ती हैं, जिसके कारण में हमेशा आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। इस प्रकार से आता है बेटा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, विद्युत द्विध्रुव। कौन सा टॉपिक रहेगा? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? इस टॉपिक को कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? देखो बेटा, एक मैं मान के चल रहा हूं यहां पर प्लस का क्यू आवेश उपस्थित है, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं माइनस का क्यू आवेश उपस्थित है। यानी कि आवेशों के मान तो कैसे हैं? समान। आवेशों के मान कैसे हैं? समान। और दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है? अलग अलग। यानी एक आवेश यदि प्लस का है तो दूसरा किसका है? माइनस का। और यदि एक पहले वाले को माइनस का लूं तो दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? प्लस का। तो दो समान प्रकृति, वो समान मान कैसे दोनों की? क्यू, इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत। अब इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो सीधी सी बात है, ये प्लस का आवेश माइनस को और माइनस का आवेश प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। तो क्या मैं फिर से एक पॉइंट बना रहा हूं, दोनों आवेशों ने एक दूसरे को खींचा, यहां पर प्लस का आवेश आ गया और यहां पर कौन सा आवेश आ गया? माइनस का। आकर्षित किया, एक दूसरे के पास आए, लेकिन क्या ये आवेश एक दूसरे में मिल जाएंगे? मिल तो नहीं सकते ना। यानी प्लस का आवेश माइनस का बन जाए या माइनस का प्लस का बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जो आकर्षण प्रकृति का बल है, किसी ना किसी और जब पास पास आते रहे, बहुत पास पास आते रहे, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगा, पहले उदासीन हो जाएगा, उसके बाद प्रतिकर्षण का हो जाएगा। तो जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के निकटतम दूरी पर आ जाएं, यानी कि यहां मैं प्लस का आवेश कह के चलो और यहां पर कौन सा कह देता हूं? माइनस का आवेश। दोनों का जो मान है, मान कैसा है? समान। और प्रकृति कैसी है? अलग अलग। दोनों आवेश एक दूसरे के निकटतम दूरी पर आ जाएं, बिल्कुल पास पास आ जाएं, और इतने पास आ जाएं कि उनको सामान्य अवस्थाओं में और निकट नहीं लाया जा सके। तो यहां एक निकाय बन गया, एक स्थिति बन गई कि ये प्लस का आवेश और ये माइनस का आवेश दोनों के पास पास उपस्थित हो गए। अब ना तो यहां से दूर जा सकते हैं और ना यहां से ज्यादा पास आ सकते हैं, स्थित हो गए। अब ये जो निकाय बन गया, इस निकाय को क्या नाम दे देते हैं? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत किसके कारण बना? आवेश के कारण। द्वि का मतलब कितने आवेश हैं? दो। और ध्रुव, ये जो प्लस का आवेश और माइनस का आवेश है, ये अपने आप में विद्युत में एक ध्रुव के भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है? ध्रुव के भांति। तो इसे क्या कह देते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम दे देते बेटा? विद्युत द्विध्रुव। तो परिभाषिक तरीका क्या आएगा? परिभाषा क्या बनेगी? जब दो समान मान, दोनों का मान समान है क्यू, और प्रकृति कैसी है? अलग अलग। एक प्लस का तो एक कैसा है? माइनस का। जब दो समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाए, एक दूसरे के निकटतम पहुंच तक पहुंचाया जाए, एक दूसरे के निकटतम दूरी तक लाया जाए, तो बनने वाला निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। बनने वाला निकाय क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत द्विध्रुव। अब यहीं के यहीं इसी टॉपिक में छोटा सा आता है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसका निकाल रहा हूं? विद्युत द्विध्रुव का। और कौन सा आघूर्ण निकाल रहा हूं? द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे? पॉइंट सीधा से यहां से है। तो द्विध्रुव आघूर्ण देखो बेटा, सबसे पहले मैं मान के चलता हूं, माना यहां पर एक ये माइनस का क्यू आवेश और दूसरा कौन सा आवेश है? प्लस का क्यू आवेश, और दोनों आवेशों की जो बिटवीन डिस्टेंस है, मध्य की दूरी है, वो कितनी है? 2a। हाँ, एक माइनस का क्यू आवेश है, एक प्लस का क्यू आवेश है।
माइनस का क्यू आवेश कौन से बिंदु पर मान लिया, ए पर, और प्लस का क्यू आवेश कौन से बिंदु पर मान लिया, बी पर। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। तो जो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, कौन सा आघूर्ण बनेगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्रभावी आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी, प्रभावी आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव के प्रभावी आवेश, द्विध्रुव के कौन से आवेश, प्रभावी आवेश, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। प्रभावी आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या लिख देंगे, प्रभावी आवेश और इनटू में क्या आ जाएगा, आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण को सामान्यतः पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। और प्रभावी आवेश क्या हो गया, क्यू, क्योंकि प्रभावी आवेश हमेशा कौन से वाले को लिया जाता है, प्लस वाले, क्योंकि इकाई धनात्मक इकाई आवेश कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश को कौन सा आवेश कह देते हैं, प्रभावी आवेश। या फिर सीधे भाषा में कहें तो जो धनात्मक आवेश होता है उसी को प्रभावी आवेश माना जाता है। तो प्रभावी आवेश क्या हो गया, क्यू, और मध्य की दूरी क्या हो गई यहां पे, 2a। तो P बराबर क्या हो गया, 2aq। P बराबर क्या हो गया, 2aq। आदेश रूप में ले तो जो ये दूरी है ये प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की दूरी निश्चित रखी जाएगी, बल रेखा एक निश्चित दिशा में चलेंगी, तो ये दूरी कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि। और जब दूरी सदिश राशि होगी तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि हो जाती है, सदिश राशि। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि हो गई बेटा, सदिश राशि। इसकी दिशा कहां रहेगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से, कहां से बेटा, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर क्या होती है, दिशा। किसकी दिशा उपस्थित रहती है, विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की। तो सबसे पहले द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक और रहेगा, तो मात्रक क्या आएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या लिख सकते हैं, पी का मात्रक, क्योंकि किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा, पी से। तो पी का मात्रक क्या आएगा अपने पास, पहले तो क्या कर देते हैं, 2a इनटू में 2a का मात्रक, तो q का मात्रक क्या रहा बेटा, कूलाम, और 2a का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम गुणा मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम मीटर। तो यह है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले विद्युत द्विध्रुव की क्या परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव दो समान मान, कैसे मान होने चाहिए, समान मान, और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत। दो समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकटतम दूरी तक लाया जाए। कौन सी दूरी तक लाया जाए, निकटतम दूरी तक लाया जाए, तो बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे आएगा विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के प्रभावी आवेश, कौन से आवेश बेटा, प्रभावी आवेश, और प्रभावी आवेश की जगह किसको लिया जाता है, धनात्मक आवेश को। विद्युत द्विध्रुव के प्रभावी आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के प्रभावी आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो गया, प्रभावी आवेश गुणा आवेशों के मध्य की दूरी। यहां एक लाइन और है, माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या है विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है, ए पर, और प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है, बी पर। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a। तब द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट कर दिया पी से, प्रभावी आवेश क्यू, आवेशों के मध्य की दूरी क्या आ गया, 2a। सदिश रूप में क्यों लिखा गया, क्योंकि जो दूरी ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, सदिश दूरी ली जाती है। दूरी का मान किस में लिया जाता है, सदिश में। और दिशा कहां होती है, माइनस के क्यू आवेश से प्लस के क्यू आवेश की, और यहां पे लिखा हुआ है दिशा कहां होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। तो 2a क्यू मान आ गया,
जब इसका मात्रक निकालें तो पहले क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक, और बाद में क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर। याद रखना, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो बेटा इसके लिए यहां पे इतना, क्योंकि अब मेरे 3 डेरिवेशन इस चैप्टर में बचे हुए हैं, उनको एक एक करके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो तीनों टॉपिक अलग अलग ही डालने पड़ेंगे, एक साथ अपन उनको नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि बार बार आपके पास जितने भी वीडियो अपलोड होते रहें आपके पास पहुंच पाए।